हाँ, मंत्री ने इस तरह हमको बात बताई कि आप जिस तरह किसी भी आदमी के लिए जिस तरह का धारणा अपने मांसपटल में निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह वो भी आपके और उसी तरह का धारणा बनाए जाते हैं। अब यही बात को मैं साइंटिफिकली आप लोगों को समझाना चाहता हूँ और बुझाना चाहता हूँ। आज हम यहाँ बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में हम फोन लगा सकते हैं। अब ये कैसे संभव हो पा रहा है? आइए दोस्तों, ये तो पूरे वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। प्रणाम दोस्तों, देवियों और सज्जनों, आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करते हुए आज मैं अत्यंत प्रफुल्लित मुद्रा में आप लोगों के समीप ये वीडियो के जरिए कुछ कथा वाचन करके सुनाने के प्रयत्न कर रहा हूँ और इसी प्रयोजन से मैं ये वीडियो निर्माण कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है, मुझे भली भांति ज्ञान है, आज के ये 21वीं सदी में लोग अत्यंत व्यस्त रहते हैं। अपने अपने कार्य व्यस्तता के बावजूद भी जिस तरह आप लोग कीमती समय निकालकर कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोगों को आभार और अभिनंदन प्रकट करना चाहता हूँ। आज की ये कथा मैं एक नकारात्मक और सकारात्मक सोच का परिणाम क्या होता है, इसी के ऊपर, इसी के संदर्भ में एक कथा आप लोगों के समीप, आप लोगों के साथ वाचन करके सुनाना चाहता हूँ। नकारात्मक और सकारात्मक सोचने का परिणाम क्या होता है, ये तो सभी लोगों को भली भांति ज्ञान है, लेकिन ये कैसे होता है, शायद इसका सभी लोगों को ज्ञान नहीं होगा और सभी लोगों को ये किस तरह होते हैं, क्यों होते हैं, शायद इसका तनिक भी प्रतीत या कहूँ शायद पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए मैं आप लोगों के साथ ये कथा, ये कई हजार साल पहले एक अत्यंत सुंदर गांव था। उस गांव में राजा, मंत्री और सैन्य भारदार के साथ गांव में रहने वाले लोग अत्यंत खुशी के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। राजा अत्यंत उदार, विराट, विशाल सोच के प्रतिमूर्ति थे। राजा अपने प्रजाओं को हमेशा हर किस्म का, हर तरह का जुक्ति निकालकर प्रजाओं को खुशी रखने का हमेशा प्रयत्न करता था। और ठीक उसी तरह उस गांव में रहने वाले सभी लोग अत्यंत खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक रात को सोने से पहले राजा के मांसपटल में अत्यंत एक संकीर्ण विचार, भावना उत्पन्न हुई उनके मांसपटल में। वो संकीर्ण विचार, वो संकीर्ण भाव इतना विचलित, इतना उथल पुथल होकर राजा को तंग कर रहा था। तो आइए दोस्तों, वो संकीर्ण विचार और भाव और भावना क्या था। राजा के मांसपटल में उत्पन्न हुई ये संकीर्ण विचार ये था कि कल सुबह होने के बाद उन लोगों ने सोचा था, राजा और मंत्री गठबंधन में जितने भी लोग उपस्थित हुए थे, वो सभी लोग राजा के विचार पर सहमत करते हुए कल सुबह जंगल के उस पार शिकार खेलने के लिए प्रस्थान हो जाएंगे। ये बात पर कुछ बातें हुआ था और राजा के मांसपटल में जंगल के समीप में एक चंदन व्यापारी रहते हैं। वो चंदन व्यापारी को फांसी की सजाए देना चाहते हैं। इस तरह का संकीर्ण विचार, भाव राजा के मांसपटल में उत्पन्न हो रही थी और
वही विचार राजा को पल पल में तंग कर रहा था। रात में वो अच्छी तरह से सो नहीं पाया। सुबह हो गया और सबसे पहले राजा के मांसपटल में ये ख्याल आया कि अब ये विचार, जो ये संकीर्ण विचार मेरे मांसपटल में उत्पन्न हो रहे हैं, इसको मैं किसके साथ बांटूं जो इसका हल और उपाय निकाल सके। तो राजा के मांसपटल में सबसे पहले नाम आया कि महामंत्री के साथ शायद ये बात मैं शेयर कर सकता हूँ और बांट सकता हूँ, शायद महामंत्री इसका कोई हल और उपाय निकाल सके। तो ठीक जैसे सोचा है राजा ने, उसी तरह राजा ने महामंत्री को कहा कि कल रात से मुझे एक संकीर्ण विचार खाए जा रहा है, मुझे अत्यंत तंग कर रहा है। मैं आप ही के साथ ये समस्या बांट सकूं, और आप ही एक वो ऐसा आदमी है, ऐसा मंत्री है जिसके पास हर समस्याओं का हल है और उपाय है। तो इसीलिए मैंने तय किया है कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं। तो राजा ने कहा कि मेरे मांसपटल में कल रात ऐसा संकीर्ण विचार पैदा हुआ जो मुझे तंग कर रहे हैं, जो मुझे खाए जा रहा है। जंगल के नज़दीक एक चंदन व्यापारी रहते हैं और उसको मैं फांसी की सजाए देना चाहता हूँ। ये विचार मुझे खाए जा रहा है। ये विचार, ये संकीर्ण सोच विचार क्यों पैदा हो रहा है, ये मुझे भी खुद को मालूम नहीं है। मैं अत्यंत सोच में पड़ गया हूँ। तो महामंत्री ने ये बात सुनने के बाद महामंत्री भी थोड़ी देर के लिए चौंक गए, और महामंत्री का ये परम धर्म था कि राजा जो हमेशा अपने प्रजाओं के लिए समृद्धि, सुख और दुख में हमेशा साथ देते हैं, ऐसे राजा को इस परिस्थिति में देखकर महामंत्री को करुणा भाव उत्प्रोत होके जाग उठे, और उन्होंने निश्चय किया कि मैं राजा को इस परिस्थिति में, इस स्थिति में देखना नहीं चाहते हूँ, तो इसलिए मुझे ही इस समस्याओं का हल और उपाय ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने कहा, महाराज आप निश्चिंत रहिए, आपको तनिक भी इन बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। इन बातों को सोचकर आपको दुख, अपने आप को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये बात सुनकर राजा खुश तो हो गए, लेकिन फिर भी वो बात धीरे धीरे उन्हें सता रहा था। और ठीक काल जिस तरह का उन्होंने निर्णय किया था कि जंगल के उस पार शिकार खेलने के प्रयोजन से हम सब जाएंगे, तो उसी तरह वो लोग राजमहल से जंगल के ओर प्रस्थान हुए। जंगल में जाते जाते जंगल के नज़दीक सचमुच जिस तरह राजा ने बयान किया था, उसी तरह ठीक एक चंदन व्यापारी महामंत्री ने भी देखा, और कुछ भी नहीं कहते हुए वो सभी लोग जंगल के भीतर चले गए, क्योंकि उन लोगों का एक ही मकसद से वो लोग जंगल के ओर जा रहा था, वो शिकार खेलने के प्रयोजन से। तो जंगल के मध्य भाग में वो पहुंच गए सभी लोग, और वहाँ शिकार खेलने लगा। शिकार खेलने के बाद जब वो लोग राजमहल के ओर प्रस्थान होते समय उसी रास्ते होकर गुजर रहा था, और मंत्री के मांसपटल में वही बात आकर स्ट्राइक हुई।
और मंत्री ने निश्चय किया कि मैं राजा और ये सैनिया भारदार को आगे जाने के लिए अनुरोध करूँगा। और राजा ने ठीक उसी तरह महामंत्री का वो अनुरोध को स्वीकारते हुए अनुमति भी दे दिया, क्योंकि मंत्री चाहते हैं कि जो जंगल के नज़दीक बैठकर चंदन का व्यापार कर रहा है उसके साथ कुछ बातें करें। राजा और सैनिया भारदार धीरे से राजमहल के ओर प्रस्थान हुए और महामंत्री वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक गए और महोदय चंदन व्यापारी महोदय के साथ कुछ बातें करने लगा। सबसे पहले महामंत्री ने चंदन व्यापारी को ये कहा कि व्यापारी महोदय, आपका व्यवसाय कैसे चल रहा है? तो व्यापारी ने प्रत्युत्तर में कहा, अभी तो व्यापार में मंदी लगे हैं, कुछ भी व्यापार, कुछ भी ये चंदन का टुकड़ा और लकड़ियाँ अभी तक बिक्री नहीं हुए हैं। मैं ये सभी परिस्थिति को देखकर अत्यंत दुखी हूँ और इसीलिए मेरे मांसपटल में एक अत्यंत संकीर्ण विचार भाव पैदा हो रहा है। आप सुनना चाहेंगे वो क्या है? तो मंत्री ने कहा, हाँ ठीक है भाई, बताइए महोदय। तो चंदन व्यापारी महोदय ने बताया कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कब ये देश के राजा दिवंगत हो गए और कब ये देश के राजा मृत्यु वरण करे, तब उस समय मेरे चंदन का व्यापार अत्यंत भारी मात्रा में, मेरा चंदन का लकड़ियाँ बिक्री हो जाएगा, तो मैं अत्यंत प्रफुल्लित हो जाऊंगा। तो ये बात सुनकर महामंत्री थोड़ी सी मुस्कुराए और राजा की मांसपटल में क्यों उस तरह का संकीर्ण विचार भावना पैदा हो रहा था, इसका जड़, इसका मूल जड़ क्या है वो पता लगा। महामंत्री को वो पता लग ही गया। तो दोस्तों, यहां से हमको क्या पता लगाना चाहिए? आप किसी दूसरे आदमी के बारे में कौन सी किस्म की धारणा बनाए रखते हैं, ठीक उसी तरह वो भी आपके लिए वही, जिस तरह आपने वो आदमी के लिए बनाए हुए हैं, जो धारणा आपने बनाए हुए हैं, वो भी उसी तरह ठीक करते हैं। अब इसको अत्यंत सरल भाषा में आप लोगों को बुझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैं कुछ और दृष्टांत भी इसी कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। कथा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। अब आइए ये समस्या का हल कैसे, ये समस्या का उपाय उन्होंने सोच लिया और इसको कैसे हल किया जाए, ये बात पर गौर कीजिए। तो मंत्री ने निश्चय किया कि तो आज आपका अभी तक कुछ भी लकड़ियाँ, चंदन का लकड़ियाँ बिक्री नहीं हुई हैं, तो आइए आज मैं ही आपका सबसे पहले ग्राहक बनना चाहता हूँ। मैं कुछ चंदन का लकड़ियाँ खरीद करना चाहता हूँ, तो मुझे चंदन का लकड़ियाँ दीजिए। तो ये बात सुनकर व्यापारी महोदय अत्यंत प्रफुल्लित हो गया। तो व्यापारी महोदय ने दिया चंदन का लकड़ियाँ मंत्री के हाथों में थमा दिया और मंत्री ने कुछ पैसे दिए और वहाँ से मंत्री प्रस्थान हुए अपने राजमहल के ओर। और चंदन व्यापारी भी, क्योंकि देर ही सही, लेकिन आज का मेरा खाने का बंदोबस्त हो गया। तो जब महामंत्री राजमहल में पहुँचे तो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और वहाँ से सभी लोग, राजमहल से सभी लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था और सभी लोग वहाँ से चले गए। कल सुबह होते ही सभी लोग आए, लेकिन सबसे पहले
महामंत्री उस राजमहल में पहुंचे, क्योंकि मंत्री एक अत्यंत रिस्पॉन्सिबल एक पद है। उन्होंने ये बात को पहले से सोच रखा था और मंत्री सभी सैन्य भारदार आने से पहले ही राजमहल में पहुंचा और जो चंदन का लकड़ियाँ व्यापारी महोदय से खरीद किया था वही लकड़ियाँ लेकर राजा के समीप चले गए और राजा को वो चंदन का लकड़ियाँ दिखाते हुए कहा, महाराज, जो जंगल के नज़दीक बैठे हुए चंदन व्यापारी हैं, उन्होंने ये आपके लिए कौशली के तौर पर भेजे हैं। आप इसको प्रयोग करके देखिए, आपको कैसा लगता है। ये बात सुनते ही राजा के मांसपटल में जो संकीर्ण विचार भाव पैदा हो रहा था वो धीरे धीरे से कम होने लगा। अब कैसे कम होने लगा, आप ये बात को जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो जो चंदन का लकड़ियाँ महामंत्री ने खरीद कर लेकर आए थे व्यापारी महोदय से, चंदन व्यापारी महोदय से लेकर आए थे, और उन्हीं चीज़ों को देते हुए उन्होंने कहा कि महाराज, जंगल में जो चंदन व्यापारी रहते हैं जंगल के नज़दीक, उन्होंने ये आपके लिए कौशली के तौर पर भेजे हैं, क्योंकि आप अत्यंत विराट, करुणावान, सभी प्रजाओं को सुख देने वाले राजा में से सबसे पहले नंबर में हैं। इसलिए आपके लिए चंदन का लकड़ियाँ मैंने उपहार के स्वरूप आपके लिए भेजे हैं। तो जब ये बात सुनी तो राजा के मांसपटल में वो जिस तरह का संकीर्ण विचार भाव पैदा हो रहा था वो धीरे धीरे से कम होने लगा। और राजा ने सोचा, इतना अच्छा चंदन व्यापारी जो मेरे राज्य में रहते हैं और उन्हीं के बारे में जो विचार मेरे मांसपटल में उत्पन्न हुए थे, ये अत्यंत मुझे दुख पहुंचा रहा था, मुझे खाए जा रहा था। वास्तव में मैं गलत था। राजा ने ये निश्चय किया कि अब मुझे ये संकीर्ण विचार भावना को अपने आप आत्मसंयम करना चाहिए और इसको नियंत्रण करके इसे मेरे मांसपटल से बाहर निकालना चाहिए। तो राजा ने उसके बदले वो इतना अच्छा चंदन व्यापारी जो मेरे राज्य में रहते हैं, जिन्होंने मेरे लिए ये चंदन का लकड़ियाँ उपहार के रूप में भेजे हैं, उसके लिए भी मैं मेरे तरफ से राज्य की कोष से कुछ असरफियाँ देना चाहता हूँ, भेंट के स्वरूप और उपहार के स्वरूप ही समझ लीजिए। तो मंत्री पर, महामंत्री जी, ये आप वो चंदन व्यापारी को दे दीजिए। तो चंदन व्यापारी के समीप महामंत्री पहुँचे वो असरफियाँ लेकर, और चंदन व्यापारी महोदय को दोबारा मिलने से महामंत्री भी अत्यंत खुश हो रहा था। महामंत्री के चेहरे पे मुस्कान के वो नूर झलक रहा था, क्योंकि महामंत्री जिस समस्या को लेकर राजा अत्यंत दुखी हो रहा था वो सफल और वो पूर्ण हो जा रहा था। और मंत्री ने कहा, हे चंदन व्यापारी महोदय, आपने जो लकड़ियाँ मुझे कल मैंने खरीद किया था वो अत्यंत पसंद आया राजा को। राजा ने वो प्रयोग करके देखा तो बेहद पसंद आया राजा को, और इसीलिए राजा ने आपके लिए कुछ असरफियाँ भेंट और उपहार के लिए भेजे हैं। आप इसको श्रवण कीजिए, इसको ग्रहण कीजिए। तो ये बात सुनते ही चंदन व्यापारी महोदय थोड़ी सी उन्हें घबराहट हुई, लेकिन साथ ही साथ चंदन व्यापारी के चेहरे पे
मुस्कान आए। इतने विराट और उदार हृदय राजा जो हमेशा अपने प्रजाओं के लिए सुख और समृद्धि की कामना करते हैं, ऐसे राजा के प्रति मेरे मानसपटल में इतना घिनौने और इतना संकीर्ण विचार कैसे क्यों पैदा हुआ, ये मुझे त्यागना चाहिए। तो क्षण भर में तत्क्षण वो बात, वो जिस तरह का वो संकीर्ण विचार भावना वो चंदन व्यापारी महोदय के मांसपटल में उत्पन्न हो रहा था, वो वहीं पे खत्म हुआ। तो महामंत्री ने इस तरह हमको बात बताई कि आप जिस तरह किसी भी आदमी के ऊपर, किसी भी आदमी के लिए जिस तरह का धारणा अपने मांसपटल में निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह वो भी आपके और उसी तरह का धारणा बनाए जाते हैं। अब यही बात को मैं साइंटिफिकली आप लोगों को समझाना चाहता हूं और बुझाना चाहता हूं। आज हम यहाँ बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में हम फोन लगा सकते हैं। अब ये कैसे संभव हो पा रहा है? आइए दोस्तों, आप लोगों ने सुना है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइंड वेव के बारे में। माइंड वेव यानी कि मस्तिष्क तरंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये दोनों का अत्यंत प्रभावकारी भूमिका रहा है। उसी के बदौलत आज हम ये मोबाइल फ़ोन को प्रयोग करके दुनिया के किसी भी कोने पर फ़ोन लगा सकते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये मोबाइल फ़ोन तो सिर्फ एक जरिया है, लेकिन बात कैसे संभव हो पा रहा है? क्योंकि जिस आदमी को आप फ़ोन कर रहे हैं उसी के मस्तिष्क तरंग और आपके मस्तिष्क तरंग एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए आप एक दूसरे के साथ बात करना, आप दोनों को एक दूसरे के साथ बात करना संभव हो पा रहा है। ये एवरीथिंग इज इंटररिलेटेड, कोरिलेटेड। आप लोगों ने विज्ञान में पढ़े होंगे रिलेटिविटी थ्योरी, जिसको प्रतिपादन किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पंचतत्वों के सबसे अहम भूमिका है। जीवन का शुरुआत ये पंचतत्व को मिलने से ही होगा। तो दोस्तों, आज का कथा का पूर्ण विराम मैं यहीं पे लगाना चाहता हूँ। आप लोगों ने शुरू से अंत तक ये कथा को श्रवण की। मैंने पहले ही संबोधन के समय में ही मैंने आप लोगों से कहा कि आप इतना व्यस्त होने के बावजूद भी अपने कीमती समय निकालकर ये कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोगों का आभार और अभिनंदन प्रकट करना चाहता हूँ। अगर ये कथा आप लोगों को थोड़ी सी भी सीख, इस कथा के माध्यमों से और जरिए से आप लोगों को थोड़ी सी भी सीख मिली हो, तो कृपया ये कथा को शेयर कीजिए। लाइक तो बनता ही है। अगर आप लोगों को इस कथा के ऊपर कुछ टिप्पणी या कमेंट, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो भी आप लोग दे सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग कृपया ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों को फिर एक बार आभार और अभिनंदन प्रकट करते हुए आप सभी लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद। जय। इस ब्रह्मांड में जितने भी समस्त जीवित प्राणी रहते हैं सभी को कल्याणम भवन्तु। जय हो।